हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मैं उनके बारे में बताऊं। उनके पिताजी यूपी के सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, और जिनके भाई उत्तराखंड के सीएम रहे हैं। और आज वो खुद भी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो मेयर से एमएलए, एमपी और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं, और आज खुद एमपी हैं। तो मैं आज जिन गेस्ट की बात कर रहा हूँ उनका नाम है श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी। तो आज हम उनसे अपने शो में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ सभी लोग ज़ोरदार तालियों से रीता बहुगुणा जोशी का स्वागत करें। मैम, आज मैं आपका पहले तो आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना टाइम निकाला, हमें दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। पहले तो आपका धन्यवाद। मैम, जो हम ये चैनल हमने स्टार्ट किया है, इस चैनल के माध्यम से जो कमिंग यूथ जनरेशन जो हमारे टाइम की अब आ रही है पॉलिटिक्स में, मैं चाहता हूँ उन लोगों की बायोग्राफी या एक स्टोरी कवर करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करा है। जैसे आपकी भी जर्नी है, आपने भी बहुत सारे आंदोलनों में और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जिसमें आपने पार्टिसिपेट रखा है अपना। तो मैं आपके थ्रू लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, आपकी जर्नी उन्हें बताना चाहता हूं। तो मैम, सीधा मैं आज आपसे पहला सवाल ये करता हूं। मैम, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले से बहुत स्ट्रांग रहा है। आपके पिताजी सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के, श्री लेट हेमवती नंदन बहुगुणा जी, और भाई आपके विजय बहुगुणा जी सीएम रहे हैं उत्तराखंड के। तो मैम, जब आपने पहला चुनाव लड़ा 95 में मेयर का, तो मैम आपने वो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा और आप जीते भी। पर मैम, आप किसी भी पार्टी में इजीली आपके लिए ओपन वेलकम था, तो मैम वो डिसीज़न आपने ऐसा क्यों लिया? देखिए, पहले तो आपने बात करी युवाओं की, और मैं समझती हूँ आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही युवा काल से स्वतंत्रता आंदोलन में थे। 17 साल की मेरी माँ थी, 19 साल के पिताजी। दोनों यूनिवर्सिटी यूनियन में थे, दोनों यूनिवर्सिटी यूनियन के लीडर्स थे। पिताजी अध्यक्ष थे, मेरी माँ एग्जीक्यूटिव मेंबर थी, और उन्होंने यूथ मूवमेंट में बहुत काम किया, 42 के मूवमेंट में। और उसके बाद भी वो श्रमिक आंदोलन में चले गए। और मैं अपने पिताजी और माताजी की ज़िंदगी को याद करती हूँ, तो उन्होंने हमेशा युवाओं पे बहुत फोकस किया। उनका ये कहना था कि राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब पीढ़ी दर पीढ़ी सही लोग अलग अलग विधाओं में अपना स्थान बनाएं। और क्योंकि राजनीति डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आने में वो बहुत प्रोत्साहित करते थे। दूसरी बात, वो हमेशा ही बात को मानते थे, हमारे माता पिता, कि ज़िंदगी राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो आप एक कमिटमेंट के रूप में देख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, पर आपका प्रोफेशन आपका अपना होना चाहिए। तभी उन्होंने हमारी शिक्षा पे बहुत बल दिया, और हम तीनों भाई बहन बहुत अच्छी पढ़ाई में रहे। बड़े भाई जज हुए, तब गए राजनीति में। मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी, तब आई राजनीति में। इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि राजनीति रोजी रोटी नहीं है। तो जब हमारी बात आप करते हैं, मेरे परिवार की, या मेरी बात करते हैं, मेरे भाई की बात करते हैं, तो हम सिर्फ राजनीतिक धारा से वहाँ नहीं है जहाँ हम हैं। हमने पहले किसी एक विधा में अपनी पैठ बनाई, वहाँ से नाम कमाया। मेरा पहला नाम बहुगुणा की बेटी के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी की एक अच्छी टीचर के रूप में हुआ, व्यक्तिगत नाम। फिर समाज सेवा में, महिला आंदोलन में मेरा नाम हुआ। और पिताजी का तो आशीर्वाद था ही, लेकिन हम राजनीति में नहीं थे। अब आ गई 95 की बात, जब आया पहली बार महिला आरक्षण आया, पूरा शहर चिल्ला रहा था रीता जी लड़िए, क्योंकि मैं एक तो लोकप्रिय अध्यापिका थी, प्रोफेसर थी, और दूसरा मैं महिला आंदोलन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से थी। केसेस करना, धरने करना, ह्यूमन चेन बनाना, अश्लील साहित्य का होली का जलाना, बहुत काम किया। लोगों को न्याय दिलाना, महिलाओं को रेप विक्टिम्स के साथ खड़े होना, अरेस्ट करवाना, धरना, जुलूस मैंने बहुत किया, सन 74 से सन 94-95 तक। तो मेरी बहुत पैठ बन गई थी 20 साल में। तो सबने कहा लड़ो लड़ो। मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा, क्योंकि मेरे भाई माँ सब कांग्रेस में थे। तो उन्होंने मुझको टिकट नहीं दिया, किसी और को दे दिया। पर जिसको दिया वो कार्यकर्ता भी नहीं थी, वो किसी ऐसी किसी को भी दे दिया, किसी नेता के कहने से, सिफारिश कह सकते। तो सब आ गए मेरे पास, लड़ो लड़ो। मैंने भी धुन में डाल दिया, स्वतंत्र डाल दिया।
लेकिन जब डाल दिया पर्चा उसके बाद मैं राजनीतिक दलों से मिली जी, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी। ओके। और इलाहाबाद में मुरली मनोहर जोशी जी थे, केसरीनाथ त्रिपाठी थे, नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ थे, सपा की तरफ से अतीक अहमद थे जी, शहर की सीट तीनों भाजपा के पास ही थी और बड़े बड़े नेताओं के पास जी, तब मैं मुलायम सिंह यादव जी के पास गई। मेरे पिताजी को बहुत मानते थे, उनकी पार्टी में भी थे कि भाई आप अपना उम्मीदवार मत खड़ा करिए, हम आपके टिकट से नहीं लड़ेंगे पर आप हमको लड़ने दीजिए स्वतंत्र। मान गए। फिर मैं नरेंद्र तिवारी के पास गई, वो उस समय तिवारी कांग्रेस बनाई हुई थी उन्होंने जी, उन्होंने कहा हम तुम्हें समर्थन देंगे जी, तो इस CPI मेरे पिताजी के मित्र ही थे, तो CPI CPM ये आपका कांग्रेस तिवारी और समाजवादी पार्टी इन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़ा किए और मुझको समर्थन दिया। उसका नतीजा आप देखिए कि मेरे पास तो और किसी ने मुझे कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं करी जी, मेरे पास तो बूथ के पर एजेंट भी नहीं थे जी। जनता ने खुद ही टेबल निकाली, खुद ही बूथ संभाला और मैंने 40,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी जीत वो थी। और कांग्रेस की तो जमानत जब्ती हो जी, गई, 18,000 जी, वोट पाए, जी। मैं 1,34,000 काफी मार्जिन से पाए, जीते थे बहुत आप। लंबा मार्जिन था। जी, तो एक्चुअली इट वाज शहर की आवाज़ पर मैं लड़ी जी, और मुझे लगा कि उस समय की इंडिपेंडेंट ही ठीक रहेगा, जी, तो अच्छा ही हुआ, अच्छी जीत हुई। काफी मार्जिन से और जीते। एक बात उस में सबसे अच्छी हुई जी, कि उसमें पैसे को लोगों ने हराया। हमारे खिलाफ जो दोनों प्रत्याशी थे, कांग्रेस की भी एक्स गवर्नर राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी की बहू थी जी, और एक तरफ आपके जो बहुत बड़े बीडी किंग थे श्यामाचरण, उनकी पत्नी थी। जी, और काफी लोगों बड़े ने लोग करोड़ों खर्च किया जी। और मुझे तो ये आदमी मुझे लगता है 1.5-2 लाख रुपए में मैं मेयर बन गई। काफी अच्छे एक संदेश तो ये गया कि पैसे से वोट नहीं ली जा सकती। दूसरा यह कि मेरे पिताजी के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी जी। और 84 के चुनाव में उन्होंने अमिताभ के सामने पिताजी को हराया था। अच्छा, ओके। तो उनको लगा कि ये प्रायश्चित करने का अच्छा समय। बाद में लोगों ने हमसे कहा जी, कि हमने इसलिए भी आपको वोट दी क्योंकि हम लोगों को बहुत ग्लानि थी इस बात की कि हम लोगों ने इतना अच्छा नेता हराया। तो दोज फैक्टर्स वर ऑल देयर एंड आई थिंक पूरे भारतवर्ष में अकेली इंडिपेंडेंट मेयर जीती थी जो डायरेक्ट चुनाव से, काफ़ी पॉपुलर भी हुई से। हाँ, बहुत मुश्किल काम था जी। तो मैम जब आपने अपना पहला चुनाव लड़ा तो मन में क्या था? डर था, आत्मविश्वास क्या था उस टाइम पे कि मैं हार भी धुन सकती? थी जी, कि महिला आरक्षण आया है। जी, मैं महिलाओं के बीच में 20 साल से काम कर रही हूँ। जी, ये समय आया है कि अगर मैं मेयर बनती हूँ तो महिला सशक्तिकरण में मैं काम कर सकती हूँ। बाकी दोनों का बैकग्राउंड विमेंस मूवमेंट का नहीं था। जी। और आज भी मैं आपसे कहती हूँ, आज तारीख में भी मैं सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर हृदय काफ़ी से देखने को सोशल मीडिया हृदय से आता है तो महिलाओं के लिए। तो मेरी जिद थी कि मुझे होना है, संकल्प था कि कुछ करेंगे। वो दिखा तो भी। वो एक्चुअली विमेंस एम्पावरमेंट की धुन में जी, जी। मैं इलाहाबाद की मेयर बनी। मैम आपने पहले 20 साल टीचिंग करी, आप प्रोफेसर रहे 20 यूनिवर्सिटी। साल नहीं, मैंने 32 साल टीचिंग हाँ, की। 32 ईयर्स। मैंने छोड़ा नहीं, मेयर होके भी पढ़ाती थी मैं। अच्छा, ओके। अच्छा, मेयर होने के बाद भी हाँ, पढ़ाते मैं तो रेगुलर क्लास लेती थी। हाँ, वही मैंने 20 साल देखा था, फिर आपने इलेक्शन लड़ा था 20 साल बाद। हाँ, तो मैंने छोड़ा नहीं, जॉब में चली। ओके। और मैंने क्योंकि मेयर पे कोई तनख्वाह नहीं होती, तो इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं थी मुझे जॉब अपनी। ओके। और मेरा टाइम टेबल मेरे घर पे लटका रहता था। ओके। मेरे जैसे 18 लेक्चर्स होते हैं जी। तो हर रोज़ का टाइम टेबल लिखा था। सबको पता था कि आज रीता जी 12 बजे के बाद मिलेंगी, कोई जानता था आज इस बजे से इतने बजे तक मिलेंगी। मैं कोई कार्यक्रम अपने क्लास के ट्यूरिंग नहीं लेती थी। कोई आता था मैडम कार्यक्रम कि भाई इस हमारे टाइम से रख सकते हो तो आए। मैम तो आई टॉट जी, कंटिन्यूसली टॉट दिन, क्लासेस मिस नहीं की मैंने। मैम दोनों चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद तो अपनी पर्सनल लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, मैंने सुना है। एकदम खत्म हो जाता। हाँ, तो फिर मैम टीचिंग प्रोफेशन में भी रहना, टाइम मेयर भी। मैनेजमेंट बेटा करो, टाइम मैनेजमेंट करो। देखिए आप लोग हैं, जिम भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, दौड़ भी लेते हैं, सब करते हैं, रिश्तेदारियां भी निभा लेते हैं। इट्स टाइम मैनेजमेंट। यू शुड नो कि कितना काम कितने पीरियड में करना है। जी बिल्कुल। तो मेरा आज भी मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जी। मैं सब काम बहुत टाइमली करती हूँ, परिवार का भी ध्यान रखती हूँ। पर जिस तरह से एक महिला को जो वर्किंग वूमन नहीं है, जी, जी, उसके लिए जितना टाइम होती है उतना तो नहीं दे पाते हैं, उतना तो नहीं दे पाते। मैम आपका एक
काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन उस पर वो रहा है कि आपने बहुत मूवमेंट्स में लिया है पार्टिसिपेशन, बहुत सारे वुमेन जितने भी वो हुए हैं हमें देखने को मिला है। सोशल मीडिया पे भी मैंने काफ़ी पोस्ट देखे हैं, काफ़ी ऐसे वो देखे। तो मैम जब आप ये सब इसमें बिज़ी इन्वॉल्व रहते हो तो मैम इसकी जो भी इसका एक इम्पैक्ट होता है वो हमारी पर्सनल लाइफ पे पड़ता है। तो मैम आपकी पर्सनल लाइफ पे ये कितना अफेक्ट करता है उसे? मेरा बड़ा सौभाग्य ये है जी कि मेरे परिवार में महिला सशक्तिकरण का पहले से ही विधा थी जी। मेरी माँ 4 भाई बहन जी। मेरी माँ दूसरी संतान, सबसे बड़ा पुत्र पढ़ने में ढीला था, माँ बहुत तेज थी जी। तो मेरे नाना ने मेरी माँ को सर्वश्रेष्ठ उनको शिक्षा दी और वो कहाँ से कहाँ पहुँची। मैं MP तक बनी, बहुत बड़ी वो नेता बनी और सोशल वर्कर भी थी। वैसे ही हमारे परिवार में पिता ने पहले से कह दिया था कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है और उन्होंने मुझसे जैसे भाइयों को कहती थे पैरों पे खड़ा होना था, मुझसे भी कहते थे शादी ब्याह नहीं, पहले पैर पे खड़े होना है, यू शुड हैव योर ओन स्पेस इन सोसाइटी। तो ही गेव मी फुल फ्रीडम। और कोई होता है एक ही बेटी है, शादी करो बड़े घर में भेजो जी जी। तो उन्होंने 2 बात की कि एक तो स्ट्रगल करो अपने लिए, खड़ी हो पैर पे, आत्मसम्मान बढ़ेगा। दूसरा हम मिडिल क्लास हैं, अपने क्लास से में ही शादी करनी है ताकि कंपैटिबिलिटी बनी रहे। तो माय फादर वाज अ ग्रेट, महिलाओं का बहुत ध्यान रखते थे। प्रयागराज में जितने महिला डिग्री कॉलेजेस हैं सब मेरे पिता के बनाए हुए थे। ओह वाओ। उन्होंने कहा वे लड़कियों को दूर जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी पढ़ना छोड़ देती हैं जी जी जी। तो 2 बड़े विमेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, हाँ बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे तो पढ़ने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता। तारन को भी दिया, उधर खत्रियों का था एक कॉलेज, उसको दिया। 2 जगह उन्होंने ऑल विमेंस कॉलेज दिए उन्होंने। हम जैसे आपने उस टाइम पे अभी बताया हमें कि उस टाइम पे आपको कहा गया कि आप पहले अपना पढ़ो, ये मैम उस टाइम पे तो हमने सुना है कि जो आपका एक आपने उस जनरेशन को भी इतने क्लोज से देखा है, इस जनरेशन तो उस टाइम पे हम देखते थे, आज तो फिर भी अलाउ कर देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों को या बोला जाता था कि नहीं पढ़ना लिखना नहीं है। तो मैम आपने भी ये चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज फेस की थी? नहीं की ना, क्योंकि मेरी माँ ने नहीं की। तुम सोच सकते हो 1932 में मेरे नाना ने मेरी माँ को एक ब्रिटिश हॉस्टल में डाला था। ब्रिटिश हॉस्टल में पढ़ने गई वो मसूरी उस टाइम पे, उस समय 32 और 34 में। तो जब मेरी माँ उस विधा से निकली थी, हम बड़े सौभाग्यशाली। इसीलिए जब मैंने यूनिवर्सिटी पास की और मेरी टीचिंग शुरू हुई तो मेरी माँ ने कहा अब क्या करोगी? तो मैंने कहा कुछ नहीं, रिसर्च पूरी करेंगे, रीडर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वाइस चांसलर बनेंगे। और तुम व्हाट आर यू गोइंग टू गिव बैक टू दिस सोसाइटी? क्या लौटाओगी समाज को? मैंने कहा क्या करूँ, राजनीति ज्वाइन? ना ना ना, सोशल सर्विस करो। तो मैंने कहा क्या करें? बोले तुम विमेंस मूवमेंट में जाओ। देखो महिलाएं बहुत अभी पिछड़ी हुई हैं, तुम सौभाग्यशाली हो। जितनी औरतें, ऐसा उन्होंने हाथ किया, जितनी महिलाओं को हाथ पकड़ के आगे ला सकती हो लाने का काम करो। दैट विल बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो 73 से फिर उन्होंने मुझे जोड़ा नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, काफ़ी आपने उसमें भी कई सारी संस्थाओं में जोड़ा। फिर खूब काम किया हमने, खूब काम किया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम जैसे आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हो, तो जैसे आप विजय सर हो गए, आप हो गए, शेखर सर हो गए, तो काफ़ी अच्छे उस पर आप लोग पॉलिटिकल उस पर हो। तो हम जब नॉर्मली आप लोग मिलते हो घर में, तो मैम उस दिन नॉर्मल बातें होती हैं या उस दिन भी पॉलिटिकल मुद्दों पे चर्चा होना या उस पर आर्ग्यूमेंट होना? सब होता है सब होता है, जैसा मूड हो घर का। अगर कोई प्रोग्राम घरेलू है भी तो सिर्फ घरेलू बात होती है। नहीं हमारी हम लोगों की लड़ाई तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होती है। मैंने सुना आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं हुआ कि बदमज़गी हो जाए, लेकिन हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है और रहती है। लेकिन एक बात आपको बता दें, हम तीनों भाई बहनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। देखा हम लोग कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो दूसरे को तकलीफ दे जाए, और हर एक दूसरे की उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी जो जैसे शेखर भाई कांग्रेस में ही है जी, भी रिस्पेक्ट है कि भाई ठीक है, उसने नहीं छोड़ी, उसका अपना आइडियोलॉजी है, वो वही रहना चाहते हैं जी। तो हम कभी भी उनको छेड़ेंगे नहीं, कभी उनको कटाक्ष नहीं करेंगे जी, कहाँ है तुम्हारी पार्टी, कभी वो हमको नहीं बोलेगा कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कैसा है जी। तो यू नो वी डिसाइड, हम लोग हाँ इश्यूज़ पे बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, आज इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों है, इसकी कमियाँ क्या हो रही हैं, लीगल प्रोसेसेस में क्या होना चाहिए, इन्वेस्ट इश्यूज़ पे बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पर पर्सनल कटाक्ष नहीं करते।
ये हम लोगों का बहुत अंतर है। काफ़ी अच्छी है और होना चाहिए। बहुत गजब की बॉन्डिंग है, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते। देखने को मिलती नहीं है वैसे ऐसी बॉन्डिंग आज के टाइम पे। उसका कारण मालूम है क्या है? क्या? मैं अक्सर कहती हूँ जी। उसका कारण है कि मेरे माता पिता हमारे लिए एक गज ज़मीन भी नहीं छोड़ गए कि हम लड़ें आपस में। कुछ नहीं छोड़ गए सिवाय नाम के। नो प्रॉपर। पर मैम उनका नाम किसी जमीन से भी ज्यादा नहीं बेटा, उस लड़ाई कहाँ होती है? जी। या तो पद के लिए होती है या संपत्ति के लिए होती है। जी बिल्कुल। अपने जीवन में हमको राजनीति में आने नहीं दिया। जी। तो वरना हमें ये होता कि बड़े भाई को बढ़ाया, छोटे को नहीं बढ़ाया, तो हम तीनों बराबर थे। क्यों नहीं? हम किसी इंडिविजुअली अपना नहीं, हम तीनों पिताजी की का देहांत हुआ है 1989 में। जी। हम तीनों किसी राजनीतिक दल के प्रारंभिक सदस्य भी नहीं थे 90 तक। उन्होंने कह दिया था जब तक मैं हूँ कोई राजनीति में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। तो बराबर थे। हमको ईर्ष्या नहीं कि बड़े को कर दिया, बड़े को ईर्ष्या नहीं कि छोटे को कर दिया। और संपत्ति कुछ थी ही नहीं, जो कुछ है हम लोगों ने खुद बनाया है। सब इंडिविजुअली अपना अपना सेल्फ मेड, ऑल आर सेल्फ मेड। दैट इज व्हाई ये भी एक अचीवमेंट है मैम। इसी वजह से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई होती है प्रॉपर्टीज को लेके, जी। लड़ाई होती है पदों को लेकर। जी। पिताजी तुमको दे गए, हमको नहीं दिया, इनको दे दिया, हम कुछ पिताजी नाम दे गए, तीनों को दे गए। तब जो जितना उसमें आगे बढ़ गया। पर वो नाम भी इतना भारी है ना मैम। है क्यों नहीं? तो नाम उन्होंने भबरी बात की कि हमको नाम दिया। जी जी जी। अब जिसकी जितनी काबिलियत थी उतना वो पहुंच गया। बिल्कुल मैम। तो मैम हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैम जैसे आप कॉलेज लाइफ में भी रहे, आपने एक यंग जनरेशन का टाइम भी देखा, तो मैम आजकल देखते हैं ना जैसे कि यंग जनरेशन हमारे जैसी हो गई या कोई लड़का हो गया या जिनके घर में पॉलिटिक्स है, कहते हैं हमारा चाचा विधायक है, हमारा आपके तो पिताजी मुख्यमंत्री। आपने कभी कहा है कि हाँ मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं या इसका कभी फ़ायदा अपनी लाइफ में? बिना बोले भी लाभ तो देखो मिलता है, नुकसान भी होता है। जी। लाभ इस तरह मिलता है कि आपको अपनी पहचान बतानी नहीं पड़ती, और नुकसान ये होता है कि आपको उनके मापदंड पे आंका जाता है। बहुगुणा जी ऐसे थे, आप ऐसे नहीं। वो तो ये करते थे, उनको सबके नाम याद रहते थे, आपको क्यों नहीं? फिर हमें भी उस तरीके उनको काम याद रहता था, आप कैसे भूल जाते हो? तो तुलना हो तो लॉस हो गया। नहीं लॉस नहीं है। तुलना में फिर हमको मोटिवेट करते हैं लोग कि हम भी उनके स्तर तक आए। तो फायदा ये है कि परिचय नहीं कराना, और नुकसान ये है कि आपको उनके कद को घुटने तक भी आने में आपको बहुत परिश्रम करना, और उसमें ईर्ष्याएं भी बहुत होती हैं। जी बिल्कुल। मतलब लोग ये नहीं देखते कि रीता जोशी ने 30 साल अपनी ज़िंदगी के 18 घंटे काम किया है, और दरी बिछाने से लेके भाषण देने तक मुझसे अच्छा काम कोई कर दे तो मैं अपने आप को कंसीड कर दूं। इस चीज़ का ये नहीं लोग देखते ज़मीनी। जी। अरे बहुगुणा जी की बेटी है इसलिए। जी जी जी। अरे भाई ऐसे नहीं होता। इतने बड़े बड़े परिवारों के, राजनीतिक परिवार, बच्चे कहाँ हैं? सब गायब हो गए, लुप्त हो गए। जो मेहनत करता है नहीं हो पाया। नहीं, क्योंकि मेहनत नहीं की। जी जी। देखो जो मेहनत करेगा, सार्थक जीवन जिएगा, वो चाहे राजनीति में रहा हो ना रहा हो, परिवार हो ना हो, वही चलेगा। तो परिवारवाद की भाषा मुझे नहीं समझ में आती। परिभाषा परिवारवाद कुछ होता ही नहीं है। अगर आज नेहरू परिवार, गांधी परिवार में अगर योग्य बच्चे नहीं है तो उनको तत्काल उसको बदल देना चाहिए। बच्चों को अपनी ताकत से ऊपर आने देना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अपने परिश्रम से कोई आ रहा है तो उसको परिवारवाद की संज्ञा देना, मैं इसका विरोध करती हूँ। हाँ, अगर मेरे पिता अपने बाद हमको अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना जाते तो वो परिवारवाद होता कि आपने अपना सक्सेसर दे दिया। लेकिन अगर उनके जाने के बाद हमने परिश्रम करके अपनी जगह बनाई तो मेरा सम्मान होना चाहिए कि बहुगुणा की काबिल बेटी है। नहीं, वो तो मैम अपने आप बनी है। मैंने तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो मैंने भी किया है। जैसे मैं अपने पिताजी के पहले भी आया हूँ मिलने, पिताजी के साथ आया हूँ, ताऊ जी के साथ आया हूँ, तो मैंने देखा है आप कहीं बाहर से भी रात को आएंगी ना तो आप मिलके, आपने टाइम दे दिया तो आपको मिलना ही है। इस चीज़ का तो मैंने भी देखा है लाइक। तो बड़ा अच्छा लगता है मैम कि आपने एक मुख्यमंत्री की बेटी होने के बावजूद आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया। हम लोगों को कभी अहंकार नहीं रहा जी, और इस बात का कभी गुमान भी नहीं है कि हम इतने बड़े बाप की बेटी हैं जी। हम किसी से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करते। हम अपने में प्रसन्न हैं, अपना परिश्रम करते हैं जी। जो हम सोचते हैं ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल गया, जो मिला जनता के आशीर्वाद से मिला जी। मेरा कोई गॉडफादर तो कभी नहीं रहा। ये बड़ी बुरा होता है कि जब आप अच्छे परिवार से निकलिए, मारने वाले ज़्यादा मिलते हैं।
जी जी हाँ, बढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं, हर एक को ईर्ष्या रहती है, ईर्ष्या। कहीं तो ये इस आगे ना ईर्ष्या चले का मुकाबला भी करो, फिर मुझे तो डबल महिला होने का भी मुकाबला। जी जी। आप कुछ भी कहिए, हम लोग एक पुरुष प्रधान समाज है, राजनीति भी पुरुषों की प्रधानता आपने है, उसको बदल के दिखाया है। तो महिलाओं को ज़्यादा पूछा नहीं जाता। बहुत कठिन है बेटा। जी जी। जितनी मेहनत एक पुरुष करता है राजनीति में या किसी भी विधा में, उसकी दुगनी मेहनत महिला को करनी पड़ती है। तो मुझे तो लिंग से भी लड़ना पड़ा, और मुझे भावना जी की बेटी होने के लिए अपने को सिद्ध करने के लिए भी डबल परिश्रम करना पड़ा, करना भी बड़ा मुश्किल था। तो ये सब बातें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपको भावना जैसे नेता का नाम मिला हो तो। अपने आप जिसको आज भी 30 साल बाद कोई नहीं कहता जी कि ये बेईमानी कर गया था, इसका घर ले गया था, उसकी ज़मीन ले ली थी, बाइसिकल पे इलाहाबाद आए थे और आज करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर ली। आज भी बहुगुणा का नाम है, श्रमिकों का नेता था, गरीबों का नेता था, युवाओं को आगे बढ़ाता था, राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके बड़ा योगदान है, संघर्षशील थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, सेकुलर आइडियोलॉजी थी, इसलिए उनको लोग याद करते हैं। तो आई एम सो हैप्पी, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यही होना चाहिए दृष्टिकोण। ये आज ये दृष्टिकोण उतना देखने को मिलता नहीं है वैसे। अब तो बहुत व्यावसायिक हो गया है, हर क्षेत्र पर्पस से बहुत ही व्यावसायिक हो गया। जब ये हमसे एक सज्जन मिले थे जी, तो मैंने उनसे कहा, बोले क्या बात है कि अच्छी संस्थाएं जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, एनजीओस की बात। जी जी। हमने कहा जिस मंशा से मैं और आप, वो भी हमारी उम्र के थे, अच्छा, हम और आप जिस मंशा से समाज सेवा में जुटे थे वो अब नहीं है। आज का आदमी देखता है कि मैं 10 लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या। हम आए थे कि हमारे नाम होगा, समाज में लोग इज्जत से देखेंगे। आज वो सोचता है कि मैं आऊँगा तो मुझे क्या व्यक्तिगत लाभ मिलेगा। पहले वो यही सोच लेते हैं मुझे मिलेगा क्या आने से। तो हम लोगों को यह था कि व्यक्तिगत लाभ तो होता है। जी जी। आप अच्छा काम करोगे तो समाज में आप बहुत ऊपर उठते चले जाओ। बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। समाज आपको बहुत इज्जत देगा। मैम इसी के साथ मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। मैम जैसे हमें फ्री टाइम मिलता है तो जैसे मेरी फैमिली है, मैं अपनी बात करूँगा यहाँ पर, हमें फ्री टाइम मिलता है, हम अपनी फैमिली के साथ कहीं सत्संग में चले गए, कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें। तो मैम आपको टाइम मिलता है आपके बिज़ी शेड्यूल से, जैसे तो आपका शेड्यूल ही मेरे को लगता है आपके पास टाइम की बहुत वो रहती होगी, तो मिलता है तो मैम आप उस खाली टाइम को या फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हो? मुझे फ्री टाइम तो मुझे याद नहीं कभी मेरे पास होता है, लेकिन जी 2 काम मैं अवश्य करती हूँ जी। मैं 9:30 बजे सुबह से पहले किसी से नहीं मिलती। अच्छा। तो मॉर्निंग का हमारा चाय पीना है, अखबार पढ़ना है, परिवार के साथ बैठ के चर्चा करनी है, मी टाइम और ब्रेकफास्ट एक साथ करना है। अच्छा, ओके। वो हमारा दैट्स ओनली टाइम। हम बहुत जल्दी उठते हैं, हमारे परिवार में सब जल्दी उठते हैं। कभी फैमिली को कोई कंप्लेंट हुई इस चीज़ से? नहीं, कभी नहीं। 6:30-7 तक हम सब उठ जाते हैं जी। तो 7 से 9 तक का टाइम लगभग हम लोगों का 1-1.5 घंटा मॉर्निंग में होता है। फिर उसके बाद तो नथिंग डूइंग। फिर तो रात को जब मैं लौट के आती हूँ जी, तो फिर मैं ज़रूर, हम लोग आधा पौना घंटा चर्चा करते हैं। मेरा बेटा लखनऊ रहता है जी, मैं प्रयागराज रहती हूँ जी। तो मैं और हस्बैंड फिर डिनर तो जल्दी कर लेते हैं, पर हम फिर बैठ के बात करते हैं, थोड़ा एक्सचेंज करते हैं डे का क्या है। लेकिन एंटरटेनमेंट तो मुझे याद नहीं है कि कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए आपका शेड्यूल ही इतना बिजी, क्योंकि मैं तो अच्छा, जब मुझे कभी खाने का ज़्यादा शौक नहीं रहा। अच्छा, ओके। तो मैं होटल तो जाती नहीं, रेस्टोरेंट ओके। होटल नहीं जाती मैं। ओके। वो तो कोई इनवाइटेड हो किसी डिनर पार्टी में या शादी ब्याह में, तब मैं होटल में जाती हूँ। तो मुझसे होटलों के नाम पूछो तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग, हमको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा, वैसे सिनेमा देखने का शौक था तो कोविड ने वो भी मार दिया। सिनेमा मैं थिएटर में सिनेमा देखती थी, मतलब महीने की 2 सिनेमा तो देखनी है जिसके अच्छी रिव्यूज आ गए। अच्छा, ओके। और रोने वाली नहीं देखनी है अभी तक रिसेंटली जो कोविड से पहले? कोविड से, और रोने वाली नहीं देखनी है। अच्छा। एकदम ऐसी फिल्म देखनी जिसका ना सर हो ना पैर, ताकि आपको दिमाग ना लगाना पड़े। अच्छा। हंसो, गाओ और वापस आ जाओ। सोचने ना उसके बारे में चर्चा करनी है। कुछ हंसने वाली फिल्म मुझे अच्छी लगती हैं, एक्शन फिल्म बहुत अच्छी नहीं लगती, बट आई लाइक लाइट फिल्म्स। तो वो करते हैं। बाकी तो रोज़ रात को 1-1.5 घंटा मैं टीवी ज़रूर देखती हूँ। अच्छा, ओके। तो मैं आई मस्ट वॉच ऑल द न्यूज़ चैनल्स, एक यूपी का, एक ऑल इंडिया का, और एक इंटरनेशनल ज़रूर देखती हूँ, वीओ या कोई ऐसा टीवी देख लेती हूँ। अभी टीवी का आपने, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे
आपको अब पता नहीं आपका क्या वो है टीवी को लेके, मगर जैसे कोई भी लेडीज़ टीवी वगैरह देखती हैं, कुछ देखते हैं, तो वो नाटक वगैरह कुछ ऐसे फेवरेट होते हैं, आपका कोई ऐसा? मैं भी सोप्स देखती हूँ। अच्छा, डेली सोप्स? नो, आई कांट सी डेली, बट हमारा क्या सोप आगे बढ़ता ही नहीं जल्दी। एक आज देख लो, 4 दिन बाद भी वही स्टोरी रहती है, कुछ और कहानी तो कुछ ना कुछ देख लेती हूँ। आई डू वॉच अ फ्यू, नाम पूछोगे नहीं बता पाऊंगी, बट आई स्विच ऑन ऑफ, पर मैं वो जरूर देखती हूँ, सावधान इंडिया इंडिया टाइप। अच्छा, ओके, है ना। और एक क्राइम और पेट्रोल, 2 आते हैं, क्राइम पेट्रोल, क्राइम पेट्रोल। और ये पर ये तो काफी टेंशन वाले टाइम टेंशन नहीं होता है, कुछ ऐसी लाइव स्टोरीज पता चलती हैं, क्या ये भी हो सकता है जी। तो हफ्ते में 2-1 बार वो भी देख लेती हूँ, सोप्स भी देख लेती हूँ। वैसे अहिल्या मैंने काफ़ी देखा है। अच्छा, ओके। अहिल्या का जो टीवी सीरियल आ रहा है, हिस्टोरिकल भी है, भले ही थोड़ा किंवदंतियाँ हैं उसमें, बट आई वॉच दैट, वो देखती हूँ। और एक कोई और, हाँ, वुमेन सेंट्रिक है ना, कोई एक सोनी का आ रहा है, मुझसे छल किए जाए करके है, तो एक मैरिड वुमन को कैसे उसका हस्बैंड बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा, ओके। तो आई कीप 1-2 चीज़ ऐसी करके देखती हूँ जो वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज होती हैं, क्योंकि देखो आप लोग भी जो स्टोरीज उठाते हो वो लाइफ से उठाते हो जी, बिल्कुल, भले इसको ड्रामेटाइज करते हैं जी, पर कहीं ना कहीं रियलिटी तो होती है ना उसमें। अभी कल मुझसे कोई कह रहा था ना, पॉलीगमी की बात हो रही थी कि जी, फलाने ने, मुस्लिम हिंदू की बात हो रही थी कि उसने एक बीबी रखी, दूसरी करी है वो। हमने कहा मुझे ये बताओ, हिंदुओं में कितने हैं जिनकी 1 से 2 से 3 औरतें हैं? मैं आपको 10 नाम गिना सकती हूँ। बहुत है। और अलानिया किए हुए, एक बीबी गांव में रहती है, एक बीबी शहर में रहती है, एक आध औरत कहीं और रहती है। दिस इज पॉलीगमी, यू नो, मेल इज बाय नेचर पॉलीगमस एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इट। उसको हमको किसी कम्युनिटी में नहीं बांधना है जी जी, कि मुसलमान करता है हिंदू नहीं कर सकता है, वो उसको वो कहता है मुझे हक है, जबकि नहीं है। उसके भी शरीयत में साफ लिखा है, कुरान में, आप किन हालातों में कर सकते हो। आपकी वाइफ को बेबी नहीं हो सकता है या आपका, पर वो तो शौकिया कर लेते हैं, उसका कुछ और ही मतलब शौकिया कर लेते हैं कि हमको तो फ्री में। इसी तरह हमारे हिंदुस्तानी है, हिंदू है कि भाई हम कमाते हैं, हम जय चाहे रखें। तो इसमें भी पॉलीगमी है, वहाँ भी पॉलीगमी। हम महिलाओं को पॉलीगमस सोसाइटी से लड़ना है, तो काफ़ी इश्यूज, बहुत इश्यूज वही हैं भाई जी, ह्यूमन इश्यूज आर द सेम जी। तो ऐसा ही है। तो मैम आपका 32 इयर्स का वो रहा है टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है एज एन प्रोफेसर, और आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो मैम कौन सा वाला फेज ज़्यादा मुश्किल है? एक पॉलिटिशियन होना ज़्यादा मुश्किल है या एक प्रोफेसर होना ज़्यादा मुश्किल रहा था? सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जब आप पढ़ाने जाते हो जी, तो आप सीनियर बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, जो कि खुद बहुत पढ़े लिखे हैं जी, बिल्कुल, तो और आपको उनके ट्यूटोरियल्स लेने हैं, सेमिनार्स लेने हैं जी, तो आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। जो टीचर ठीक से नहीं पढ़ता है उसके लिए आसान है, पर मैं बहुत कमिटेड टीचर थी, मैं पढ़ती बहुत थी। आपका नाम भी था यूनिवर्सिटी? मैं बहुत पढ़ती थी, और मैं तो वो कठिनाई थी कि भाई हर रोज़ टेस्ट होता है क्लास में, टीचर इज टेस्टेड एवरी डे। स्टूडेंट्स कहते हैं अच्छा लेक्चर था, बुरा था, और टीचर खुद अपना मैं तो अपना खुद स्केल बनाती थी जी जी, कि मैं आज किस स्केल पर मैंने पढ़ाया। तो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज। आपको रोज़ चैलेंज फेस करना पड़ता है, पर वहाँ ये चैलेंज नहीं है जैसा यहाँ कि आपका टिकट कोई काट देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आज आप पद पर हैं कल नहीं रहेंगे। तो ये था, इतना पेपर छाप लोगे, इतनी रिसर्च कर लोगे, इतनी रिसर्च निकाल दोगे, प्रमोशन मिल जाएगा। यहाँ तो आपका कुछ पता ही नहीं, कौन आपके पीछे क्या कर रहा है, कौन आगे क्या कर रहा है। दिस इज मोर कुछ भी ट्रिकी है ये ना, यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्या कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड है सब, यहाँ साम दाम दंड भेद सब है, वहाँ परिश्रम भी है जी। तो राजनीति में सिर्फ परिश्रम से काम नहीं चलता जी, यहाँ आपको डिप्लोमेसी चाहिए, यहाँ आपको जी और भी तरीके अपनाने पड़ते हैं। पर एजुकेशन में तो नॉलेज अगर है जी, और अगर आप उसको ठीक से कम्युनिकेट कर रहे हैं जी, तो आपका कोई बाधा नहीं। यहाँ ज़्यादा मुश्किल है, पॉलिटिक्स ज़्यादा मुश्किल है, पर रिवॉर्डिंग वो ज़्यादा है। अच्छा, उसमें आपको ज़्यादा सुख मिलता है उसमें। आप अभी कल आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं एयरपोर्ट पे थे, एक जजेस सब आ रहे थे एक फंक्शन के लिए, एक जज उठ के उन्होंने मेरा पैर छुआ, तो मैं पहले तो एक मज़ा में पहचानी, बोली मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, हाई कोर्ट का जज। तो ये कितना कॉम्प्लीमेंट हुआ, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट जज आप। और यहाँ किसी मंत्री के जाइए, पीछे कुर्सी पे खड़े रहिए, क्या आपकी इज्जत है? तो हम तो भैया
proud that I was a good teacher and I've got students all around and they respect me to date. So I think that is more rewarding. And this is pure power. यहाँ सिर्फ पावर है, वहाँ रिवॉर्ड है, सम्मान है। यहाँ पर वो चीज़ कई बार नहीं मिलती। यहाँ सम्मान कुर्सी से है, कुर्सी है तो सम्मान है, कुर्सी नहीं है तो सम्मान नहीं है। फिर तो आपको कुर्सी नहीं देगा कोई बैठने के लिए कार्यक्रम में। तो इसलिए पॉलिटिक्स भी ज़रूरी है क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। जी मैम, आपने उस जनरेशन को भी बहुत क्लोज से देखा है जब आपका टाइम वो था, यंग जनरेशन थी, और इस जनरेशन को भी आपने काफ़ी क्लोज से देखा है। राजनीतिक स्तर पे बात करूँगा मैं कि दोनों जनरेशनों में आज के टाइम में और उस राजनीति में कितना फ़र्क है राजनीति को लेकर। जो अच्छे लोग थे वो पीछे होने लगे, उनको लगा कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है, वो पीछे को खसकने लगे। लेकिन फिर उसके बाद जब ये 21वीं सदी आई तो फिर से अच्छे पढ़े लिखे सोबर लड़के युवा राजनीति में आ रहे हैं। तो ये दौर हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, पर एक बात मैं आपसे कह दूं, कोई दौर ऐसा नहीं है जब अच्छे लोग ना रहे हों, कोई दौर ऐसा नहीं जब खराब लोग ना हों। तो कुछ लोग तो प्योरली सेल्फ एग्रेडाइजमेंट के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं, ज़्यादातर लोग। पर एक क्लास ऐसा है जो परिवर्तन चाहता है, जो स्थिरता चाहता है, जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है, जो देश के संस्थाओं को प्रभावशाली बनाना चाहता है। इसलिए मैं देख रही हूँ पिछले 15 साल में बहुत अच्छे अच्छे लड़के एजुकेटेड पढ़े लिखे आगे आ रहे हैं। एक तब ये प्रॉब्लम नहीं थी हमारे आतंकवाद की, जो अब घर सर चढ़ के बोल रही है। तो ये आतंकवाद का जो है इसने हमारी राजनीति को कठिन कर दिया। अब ये देखने को भी कुछ ज़्यादा, मतलब अभी कुछ सालों से पहले नहीं देखने को मिल रहा था। तीसरा अंतर कि तब नॉलेज इतनी एक्सेसिबल नहीं थी। अब इंटरनेट आ जाने के बाद आज का जो युवा है काफ़ी वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया है, उसको हर तरह का ज्ञान हो गया है, जानकारियाँ हैं, उपलब्ध हैं, पूरा इंटरनेट है। तो ये हम लोग पास नहीं था। तो हम लोगों की जो सोच थी वो या तो किताबों से पढ़कर या छोटे दायरे में रेडियो से आती थी। आज तो इंटरनेट से पूरी दुनिया आपको खुली हुई है। तो आज का युवा ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी भी हो गया है युवा आज का। इसका भी कारण है, पहले सोचता है पहले अपने को तो सेटल करो तो आगे देखो। तो हर दौर में एक ऐसा लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप को स्वाहा करके राष्ट्र का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों मिलाकर काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। तो दौर लगभग वही रहता है। लेकिन इस दौर में थोड़ा जो मैं देख रही हूँ कम्युनल डिसहार्मनी हो रही है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि लोकतंत्र में जब हमारी नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारा दुनिया में सबसे बेहतर होता जा रहा है, और हमारी जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो विश्व विख्यात हो रहे हैं। चाहे हमारा हेल्थ कवरेज हो, चाहे हमारा स्वच्छता अभियान का हो, चाहे हमारे डीबीटी का ट्रांसफ़र हो, चाहे हमारा सब्सिडीज़ हो, खासतौर से खाद्यान्न वितरण, राइट टू फूड। तो इसने हमारे देश की मतलब एकदम सूरत बदल दी है। स्टार्टअप्स आ रहे हैं, 1 लाख के ऊपर स्टार्टअप्स आ चुके हैं, इतने सारे यूनिकॉर्न्स का सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी जो वैमनस फैल रहा है ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो अगर सबका साथ सबके विकास को हम लोग कायदे से प्रोजेक्ट करें कि भाई हमारे लिए भारतवर्ष एक है, सारे जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं 130 करोड़ लोगों को हम लेकर चल रहे हैं, और ये सच भी है। चाहे वजीफे हों, चाहे कोई भी बेनिफिट हो, लाभ हो, सामान्य रूप से सबको मिल रहा है। ना उसमें दलित छूट रहे हैं, ना पिछड़े छूट रहे हैं, ना अगड़े छूट रहे हैं, ना महिलाएं छूट रही हैं, ना उसमें अल्पसंख्यक छूट रहे हैं। सबको मिल रहा है। डेवलपमेंट का फ्रूट तो सबको मिल रहा है ना, विकास का लाभ सबको मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं, वो ठीक नहीं है, गलत हो रहा है। मैम मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन मैं खुद पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैम, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हमारी वाली जनरेशन है वो तो इसी पे एक्टिव है। अब रियल लाइफ में कौन कितना एक्टिव हो तो पता नहीं, मगर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव। तो मैम जैसे इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक है, मैम आप ये सब यूज़ करते हो? नहीं, होता है। देखो जितना ट्वीट हम कर सकते हैं, जितना हम ट्वीट पर्सनली कर सकते हैं करते हैं। अच्छा।
लेकिन हम सवेरे रोज़ बता देते हैं कि भाई आज ये चीज़ होनी चाहिए। एक बात है, जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं वो जाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के जो, मेरा कोई और मतलब ऑफिस मैनेज करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन साफ है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूपी की गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उसको रीट्वीट करो। और जो हमारे ट्वीट्स हैं अपने, वो रोज़ जाते ही जाते हैं। हम बताते हैं कौन सा ट्वीट जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ फेसबुक हमारा चलता है, फेसबुक लाइव भी काफ़ी चलता है। तो हम माय ऑफिस इज क्वाइट एक्टिव ऑन इंस्टा, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। सोशल मीडिया पर अभी और अच्छा होना चाहिए, लोग कहते हैं और अच्छा होना चाहिए, पर पर्सनली स्पीकिंग मुझे टाइम नहीं है कि मैं खोल के देखूँ। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती, बस रात को थोड़ा सा देख लेती हूँ ऐसे स्क्रॉल करके। और क्योंकि मैं अखबार बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, मैं टीवी की न्यूज़ देखती हूँ, वही सब तो रहता है उसमें भी। और भैया तुम्हारा जो व्हाट्सएप वगैरह में तो इतना झूठा झूठा खबर भी आता है, सोशल मीडिया में तो काफ़ी भ्रमित भी कर देते हैं। तो इट इज़ बेटर नॉट टू वॉच टू मच, लेकिन फिर भी देखती हूँ। कोई इंटरेस्टिंग बात पता चल जाती है तो फिर खोल कर वो साइट खोल के देख लेती हूँ, पर आई एम नॉट अ रेगुलर। अच्छा, हमारा इंटरव्यू तो देखना नहीं, जब इसमें सब देखती। ओके मैम। अच्छा, मैंने जैसे मैं 3-4 बार पहले आया हूँ, मतलब जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया, मैं अपने फादर के साथ, अपने ताऊ जी के साथ काफ़ी बार आपके साथ मिले, जो बहुत पुराने लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो मैम मैंने देखा है आप बहुत डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है। तो मैम आपको गुस्सा आता है? बहुत आता है। तो मैम मुझे गुस्सा क्यों आता है? जी, मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई अपना काम ठीक से नहीं करता है। मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आएगा जी कि आपने अपना काम बिगाड़ा जी, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको मुझे 5 बजे मिलना है, तो आप 6 बजे क्यों आएंगे और मैं आपको क्यों समय दूंगी तब जी। जैसे गुस्सा तब आता है जब सबको पता है प्रयागराज में जी कि मैं 9:30 बजे नीचे आके कार्यालय में बैठ जाती हूँ जी, और मैं फिर 1 बजे उठती हूँ कार्यालय से। अच्छा, ओके। तो आप 1:30 बजे पान खाते हुए क्यों चले आ रहे हैं? आप अपना सब काम निपटा के अब तो चलो रीता से भी मिल लें। जी, तो दिस इज नॉट डन, क्योंकि मेरा अपना टाइम टेबल सेट है जी। दूसरा, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया कि हमारी मीटिंग होनी है जी, ये इतना काम आपने करना है, जो नहीं करेगा फिर तो इसकी तो हेल हो जाएगी। हम और कामों पे नहीं डांटते हैं, पर अब जो काम असाइंड है एकदम गुस्सा आता है, अपनी डायरेक्ट कह देते हो। मेरे से लोग डरते ही नहीं है, कहते हैं जब गुस्सा करती तो काम समझो जरूर हो जाएगा। जैसे कोई गलत काम भी लेके आ जाते हैं लोग, तो हम डांट देते हैं कि तुम रोज रोज आते हो फ़ोन कराने, तो चुपचाप बैठ जाता है वो जानता 15 मिनट बाद को बोले चलो नंबर। मैंने देखा है आप काम सारे करते हो, किसी को भी फ़ोन मिलाना हो 2 मिनट लगते हैं, तुरंत मिलाती हूँ, पर अब कन्विंस होना चाहिए। गलत काम के लिए मेरे पास लोग आते भी नहीं, सबके प्रसिद्ध है कि रीता जी गलत काम नहीं करें। जो काम, जैसे अभी मैं लास्ट टाइम आया था तो आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ वो था, वो तो मैं फ़ोन पे करती हूँ बेटा जी। मैं रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 10-5 फ़ोन यहीं से भी करती हूँ जहाँ भी रहती हूँ, तो मेरा काम चलता रहता है। जैसे हमने देखा है दिल्ली में है ना, जो काम आप करा रहे थे, यहाँ पर मैं जिक्र करता हूँ, आपका कोई आप पल्सर बाइक किसी की पकड़ गई थी, आप उसको छुड़वा रहे थे, तो हमारे दिल्ली में कोई सोचेगा कि डायरेक्ट एमपी को कॉल कर दिया पल्सर बाइक छुड़ाने के लिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैम आप छोटे छोटे काम करते हो ना, तो वो देख के बड़ा ऐसा लगता है। अब उस बेचारे का झूठ मूठ पकड़ लिया, 1 महीने से गाड़ी बंद थी उसकी जी, तो आया तो फिर हमने फ़ोन किया कमिश्नर भाई छोड़िए उसको, क्यों नहीं करूँगी छोटे छोटे काम। तो नहीं, हमारे दिल्ली के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि छोटे काम के लिए भी नेता की सिफारिश चाहिए जी। मैं 2-3 चीज़ों में कभी नहीं छोड़ती। एक तो मैं अस्पताल के काम में बहुत तत्पर रहती हूँ, और मैंने अभी 3 साल हमारे कार्यकाल का हुआ है, और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से हम करीब 3.5 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र के बीमारों को दिलवा चुके हैं। बिसाइड्स बहुत ही हाँ, कभी किसी का लिवर है, कभी किसी किडनी है, कैंसर है, तो ये सब काम बहुत अच्छे से करती हूँ। पर मैं बहुत ज़्यादा पोस्टिंग ट्रांसफ़र में नहीं बोलती जी। आपको कहते हैं इंजीनियर ट्रांसफ़र करा दो, दरोगा करा दो, इस सब में हम नहीं पढ़ती, अपने क्षेत्र में भी नहीं पढ़ती। एडमिनिस्ट्रेशन काम, कोई गलत काम कर रहा है अधिकारी, मैं कहती हूँ इसको हटाओ, आप जिसको चाहो लाओ जी। हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन विप रखती हूँ, प्रशासन पर अपना पकड़ रखती हूँ जी जी। तो मैं भी एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे या कुछ भी होता है, तो जितना भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है अभी तक या मेरे को पता चलता है, जब मैं आपको फॉलो करता ही हूँ, तो मैंने देखा है मैम आप कुछ ना कुछ, आप अपने पिताजी से बहुत अटैचमेंट रहा है आपका पर्सनल नोट पे, और मैंने काफ़ी बार देखा भी आप कुछ ना कुछ उनको लेके करते रहते हो। मतलब अभी आपने उनकी किसी किताब का आपने खुद लिखी है वो किताब, उसका विमोचन करा है,
तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को और हमें कुछ ऐसा किस्सा बताएं अपने पिताजी के साथ जो राजनीतिक जीवन में आपका बेस्ट मोमेंट या पल कह सकते हैं। देखिए, मैं करती इसलिए भी नहीं हूँ कि सिमर मेरे पिता थे जी। मैं समझती हूँ भवना जी को जिस तरह से जी। लिखा जाना चाहिए था नहीं लिखा गया। ओके। भवना जी के जो राजनीतिक पक्ष है, सच्चाई है जी। या एक मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जी। तो मैं चाहती थी मैं उनको उस पूरे उनके व्यक्तित्व को एक जीवनी के रूप दूँ। वो लिखना चाहते थे अपनी आत्मकथा, अच्छा, नहीं लिख पाए, थोड़ा बहुत लिखे थे, तो मैंने उनकी जीवनी प्रस्तुत की 325 पन्नों में। हेमवती नंदन 325 पेज, 325 पन्ने में उनकी जी। जीवनी है और उसका टाइटल भी हमने बहुत अच्छा रखा है, हेमवती नंदन बहुना और भारतीय चेतना के संवाहक। ये टाइटल है और इंग्लिश में उस किताब का नाम अच्छा, है हेमवती नंदन बहुना पॉलिटिकल क्रूसेडर। इंग्लिश हिंदी दोनों में। अच्छा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप। तो उसमें मैंने पूरा उनके कालखंड का मैंने इतिहास लिखा है। जी। मैं मानती हूँ कि बहुना जैसे सच्चे ईमानदार गांधीवादी नेता जो अपने आदर्शों को, अपने लक्ष्यों से कभी भटके नहीं, जिन्होंने कभी भी अपने जो परतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मूल्य थे, सुचिता है, चरित्र है, चरित्रवान होना, फिर जो है वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होना और भ्रष्टाचार से दूर रहना, राष्ट्र निर्माण में सर्वत्र को निछावर कर देना और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सोच को लेकर राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर होना, ये उनका पक्ष इतना मजबूत है। आपको मैं बताऊं, मैं चाहती थी जनता उससे अवगत हो, तो मैंने लिखा है। अब जहाँ तक आपने कहा घटना, झूठ नहीं बोलना है और आप बच्चे नहीं हैं, आप भी अपना दिमाग रखते हैं। 2 घटना छोटी छोटी बताऊंगी जी। मैं बहुत छोटी सी थी, 8 साल 9 साल की जी। पिताजी लखनऊ रहते थे, MLA थे। ओके। वो लखनऊ से इलाहाबाद आए तो हम लोग उस समय घर में नहीं थे, हम तीनों भाई बहन बैठ के चले गए थे चाट खाने सिविल लाइंस इलाहाबाद में। बड़ा भाई 10 का, मैं 8 का, छोटा 6 का, और रिक्शा में बैठ के चले गए। जब लौट कर वहाँ से आए तो पिताजी बरामदे बैठे थे, तो हम लोग जैसी सीढ़ी चढ़े तो पूछे कहाँ से आ रहे हो। माँ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थी, तो कार्यालय में थी। तो हम लोग ने झूठ बोला कि हम लोग तो बगल में गए थे। एक थप्पड़ मारा। मेरे पिता ने मुझको सिर्फ जिंदगी में एक ही थप्पड़ मारा है, वही थप्पड़। और मैं सीढ़ी, मुझे अभी तक याद है, मैं 3 सीढ़ी नीचे लुढ़कती हुई चली गई। बोले क्या कि छटाक भर की नहीं और झूठ बोलती हो किलो की। छटाक भर की नहीं और झूठ बोलती हो किलो की। भैया उस दिन हमने सोचा जिंदगी में झूठ, और तो मैं सच बोल रही हूँ, तब से लेके आज तक जी। अगर आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं चुप रहूंगी। पर अगर आपने मुझसे पूछ दिया तो मैं सच क्या, तो मैं उलगल दूंगी। तो मैं झूठ नहीं बोल पाती, कभी नहीं बोल पाती। लोग मुझसे कहते हैं आप बहुत फ्रैंक हैं, टीवी पे भी बोल देती। मैंने कहा इसलिए कि जो दिल में वही जुबान पे है, दिमाग से काम बहुत कम करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। हम पॉलिटिक्स भी दिल से ही करते हैं, जो दिल कहता है वही करते हैं। तो एक तो घटना ये जिसने मुझे सिखाया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस बात के लिए बदनाम भी और मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ पकड़ा जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और दूसरी घटना, मैं छोटी सी थी, क्लास 3 में थी, और मैं स्कूल जा रही थी, तो पिताजी के बेड के बगल से, तो उन्होंने कहा रुको। तो मैंने हाथ पकड़, वो रीता बताओ, सन 62 की बात बता रही हूँ आपको, 1962, I was 12 years old। okay। तो बोले कि भाई वो ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर द्वंद्व चल रहा है, 2 ग्रुप्स हैं, और जिस ग्रुप में हम हैं संपूर्णानंद की, वो गवर्नमेंट गिर गई है। अच्छा, ओके। और अब कांग्रेस की ही दूसरा ग्रुप है चंद्रभान गुप्ता जी का, वो मिनिस्ट्री बना रहा है, और वो मुझको इनवाइट कर रहे हैं कि आप मेरी भी गवर्नमेंट में आ जाओ, मैं क्या करूँ। तो मुझसे पूछ रहे मैं क्या करूँ, जैसे कि मेरी राय कोई मतलब रखती है। मैंने कहा ना ना, ये गलती मत करिएगा, आप चले जाएंगे तो मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या चेहरा दिखाऊंगी कि मेरे पापा ने छोड़ दिया कमला उनको, संपूर्णानंद जी को। तो बड़े जोर से मुस्कुराए, मेरी पीठ पे थपथपाया, सही जवाब दिया तुमने। तो मुझे लगा जब पापा नहीं गए कि मेरी वजह से नहीं गए। यू नो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि बच्चों की भी राय ली जानी चाहिए, वो भी एक राय है, एक राय उनकी भी होती है। जैसे तुमने युवा कहा, तो जो व्यक्ति हर जनरेशन के साथ कांटेक्ट रखता है वो बहुत आगे बढ़ता है। तो मुझे सबक आया कि ऐसा नहीं कि तुम ही विद्वान हो। तो these 2 इंसिडेंट्स मेरे पिता के, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन ये 2 हैं जिन्होंने मुझ पे मानसिक प्रभाव बहुत
डाला काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ पूरी लाइफ के लिए कुछ हमें मिल गया। हाँ, सबक दिया, 2 सबक दिए। मैम जैसे अभी मैंने कहा कि आपका बहुत लंबा करियर रहा है, मेयर से एमएलए से एमपी, फिर कैबिनेट मिनिस्टर और फिर एमपी। तो मैम इतना लंबा करियर रहा है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल जनरेशन है, कोई बिजनेस करता है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो मैम एज ए पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन चूज़ कर रहे, कोई ठान ले कि हाँ करना है, तो कितना सही है एक पॉलिटिशियन होना, कितना सही है एज ए प्रोफेशन? जो इसको प्रोफेशन समझ के आएगा वो बेच के जाएगा देश को। बिल्कुल नहीं है प्रोफेशन। आपको एक बात मान लेना है कि अगर आपके कलम में ताकत है जी, तो चाहे किसी का भी नुकसान हो जाए, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। और मेरे पिताजी ने किया। मिसेस गांधी के साथ पहली लड़ाई उनकी इसी बात की थी, किताब में पढ़िए कभी उठाकर, कि वो पापा कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, संचार मंत्री। अच्छा। और कोई फॉरेन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक सिस्टम यहाँ चलता था। तो सबने कहा, प्राइम मिनिस्टर हाउस से आए कि इसको आप अप्रूव कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अप्रूव करूँगा तो मेरी देश की टेक्नोलॉजी 20 साल पीछे चली जाएगी। मैं शर्मदीद गवाह हूँ। वहाँ से उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया पीएमओ से कि आप इसको क्लियर करिए। उन्होंने उसी दिन मंगा के फाइल उस पर लिख दिया कि अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये होगा, इसको नहीं होना चाहिए। ये थी उनकी कलम की ताकत। तो मैं ये समझती हूँ कि प्रोफेशन समझ के आओगे तो गलत है। नहीं, आजकल जनरेशन इट्स नॉट अ प्रोफेशन। आप अपना प्रोफेशन, जैसे मेरे पिता ने किया, पहले आप अपनी रोटी रोजी का इंतजाम करो अपनी योग्यता के अनुसार, तब सार्वजनिक जीवन में कदम रखो। तो मैम मैं लास्ट क्वेश्चन आपका पहले तो धन्यवाद करूँगा, आपने इतना टाइम दिया हमें और काफ़ी चीज़ें। आप बड़े रोचक सवाल पूछ रहे थे तो मैं भी बैठी चली गई। तो मैम मैं चाहता हूँ कि आपका एक लंबा करियर रहा है, एक पहले आपने जॉब करी एज ए प्रोफेसर, फिर उसके बाद आप इसमें आए, तो मैम काफ़ी लंबा रहा है। तो मैम मैं चाहता हूँ आपने अपने पॉलिटिकल करियर में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को, जो कमिंग जनरेशन आ रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरीके से अपना? देखिए, संदेश बहुत स्पष्ट है जी। पहली बात तो आपको एक सपना देखना चाहिए कि जीवन में आपको कहाँ पे जाना है जी। फिर वो आपका रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है जी। गलत रास्ते से नहीं, परिश्रम से और सही तरीके से आप वहाँ तक पहुँचिए। दूसरी बात कि राजनीति को आप एक शौक भी नहीं बल्कि एक कमिटमेंट के रूप में उसके अंदर प्रवेश करिए। प्रोफेशन उसको मत समझिए, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र आता है। और अगर देश के बारे में आप नहीं सोच सकते तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप फिर राजनीति में मत आइए, क्योंकि व्यक्तिगत एग्रेडाइजमेंट के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर आप राजनीति में आएंगे तो नुकसान करेंगे। लेकिन हमारा देश का युवा बहुत ब्राइट है, 21वीं सदी युवाओं की ही सदी है, महिलाओं की सदी है। और मैं समझती हूँ जो आपका नॉलेज बेस है, जो ज्ञान का भंडार है, उसका सार्थक उपयोग करके, नकारात्मक नहीं सार्थक दिशा में अगर आप चलेंगे तो खुद का भी नाम होगा, देश का भी नाम होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हार्ड वर्क एंड मोरालिटी, नैतिकता के साथ आगे बढ़िए, परिश्रम करिए, अपने लक्ष्यों को तय करिए। अब लक्ष्य ना हो कि हम लूट लेंगे किसी को, लक्ष्य हो कि हमें समाज में सम्मान, और जो करिए समाज में सम्मान पाने के लिए करिए, नाम बनाने के लिए करिए, नाम बनाने के लिए करिए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें टाइम दिया।